नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 नंबर अपना जो फिल्टर है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर जिसे कहते हैं, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में अध्ययन किया था और यह भी हमने पाया था कि उर्मिका गुणांक का मान है वो किस प्रकार से फिल्टर से कम हो जाता है, यानी ऐसी घटक घट जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए नोट्स बना के फिर मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आपको सिंपल भाषा में शॉर्ट में पूरा डिटेल से टॉपिक है वो समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के बारे में, जो यूनिट नंबर 2 बीएससी थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर है 22। ठीक है, यहाँ पे देखें, दिष्टकारी के लोड RL के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रेरकत्व, यानी प्रेरकत्व यहाँ पर है जो आपका इंडक्टर है ना L, वो है उच्च प्रेरकत्व की प्रेरक कुंडली जोड़ के उर्मिका गुणांक को हम कम करते हैं। यहाँ पर उर्मिका गुणांक को कम करने का ही काम होता है फिल्टर के अंदर। तो ये आप स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम मैंने पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए बनाया है। जो आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो डायग्राम होगा उसमें आप इंडक्टर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे लोड प्रतिरोध के साथ, तो आपका फिल्टर बन जाएगा। इसी टाइप से आप अर्ध तरंग दिष्टकारी का यूज करके भी डायग्राम बना सकते हैं, वो फिल्टर भी आप बना सकते हैं। उसके लिए उर्मिका गुणांक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इतनी स्ट्रक्चर है ये तो आपकी है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की, उसमें सीरीज में मैंने इंडक्टर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर है वो बन जाता है, लोड प्रतिरोध RL के साथ जुड़ा हुआ है। और जो शंट कैपेसिटर था उसमें ये यहाँ पर RL के साथ कैपेसिटर पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी वजह से इनके नाम है, उसका पार्श्व क्रम था और इसका सीरीज इंडक्टर है। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, किस तरीके से AC और DC को रोकते हैं, जाने देते हैं, ये पूरी प्रोसेस जो है वो इसकी फर्स्ट वीडियो थी। इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि फिल्टर क्या होते हैं, इंडक्टर में कैसे वर्क करता है, AC DC को कैसे अलग करता है, कैपेसिटर कैसे अलग करता है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से टॉपिक है वो समझ में आ जाए। जब दिष्टकारी की आउटपुट धारा, यानी जो दिष्टकारी है आपका, उससे जो आउटपुट करंट आपको मिलेगी वो आपके औसत मान से जब ज्यादा हो तो धारावर्ती से कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं चुंबकीय ऊर्जा आएगी, मिस प्रिंटिंग है, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है और कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। तो धारावर्ती से जो एक्स्ट्रा धारा है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कुंडली में स्टोर हो जाएगी। और जब लोड प्रतिरोध पर धारा की कमी होगी तो ये जो स्वप्रेरकत्व के कारण कुंडली जो है उस कमी का विरोध करेगा, यानी मेंटेन रखने का प्रयास करता है। इस वजह से आपको लगभग जो उच्चावचन फ्लैक्शन जो होते हैं AC घटकों के, वो लगभग DC के टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको एक बेटर DC वेव है वो मिलती है। यहाँ पर आप जो इसका बेसिक प्रॉपर्टी है इंडक्टर की वो भी जानते हैं कि इंडक्टर है वो DC को जाने देता है, DC को बिल्कुल भी वो रोकता नहीं है, क्योंकि DC के लिए इसका जो प्रतिघात होता है वो होता है 0 और AC को ये रोक लेता है, क्योंकि AC के लिए इसका प्रतिघात है वो फाइनाइट होता है। और इस वजह से क्या होगा, जो AC घटक है उनका मान घट जाएगा, उर्मिका गुणांक का मान घट जाएगा और आपको एक ज्यादा प्योर रूप से DC करंट है वो प्राप्त होगी। अब इसकी जो समीकरण है वो हम किस प्रकार से इसको लेके चलेंगे, कैसे इसका डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। हमें उर्मिका गुणांक ही मोस्टली ज्ञात करना है, यहाँ पर रिपल फैक्टर जिसे कहते हैं। उसके आधार पर आपको ये पता लगेगा कि कितना ज्यादा दिष्टकरण आपने किया है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम हमने बनाया था, तो यहाँ पर हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ही डेरिवेशन करेंगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता क्या होती है। देखिए यहाँ पर फूरिये प्रसार का उपयोग किया गया है। फूरिये प्रसार से ये समीकरण कैसे निकालते हैं, ये सब बातें आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं। साइन और कोस के लिए फूरिये प्रसार किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना, एग्जाम में भी नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से यूज करना है। अगर इसका देखना चाहें कि ये किस टाइप से आता है, तो आपकी CBH की जो बुक है उसके अंदर अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी जो टॉपिक है उनमें इसका थोड़ा सा डेरिवेशन दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं उसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा।
तो यहाँ पर जो वी नोट मिलेगी आपको आउटपुट, उसकी इक्वेशन होती है फूरियर प्रसार करने के बाद 2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4em अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। समीकरण नंबर आ जाती है 1। अब इस समीकरण 1 को बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, क्या आपको इसमें एसी और डीसी घटक दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप जो सबसे पहला पद है इसको देखें, इसमें न तो साइन है न ही कोस है, यानी कि ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां से आपको डीसी घटक का मान मिलेगा। लेकिन जो कोस का पद आया, यहाँ पर आगे जो कोस के पद आ रहे हैं वो एसी घटक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर साइन के आते तो भी एसी होता, क्योंकि आपको पता है साइन के लिए वेव है ऐसे स्टार्ट होती है और कोस के लिए वेव है ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर। लेकिन ये दोनों वेव ही एसी घटक को ही रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों पद जो हैं वो आपके एसी घटकों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका पहला पद डीसी घटक को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात को आधार मानते हुए हमें पहले ईडीसी का मान ज्ञात करना होगा, फिर हम ईएसी का मान ज्ञात करेंगे यानी प्रत्यावर्ती घटक और दिष्ट घटकों का मान ज्ञात करेंगे, वोल्टता ज्ञात करेंगे। फिर हम इसमें प्रतिरोधों का भाग देके और आईडीसी और आईएसी का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उर्मिका गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो आईएसी अपॉन आईडीसी के बराबर होता है। यहां से ये फॉर्मूला बनाने के लिए, इनमें मान रखने के लिए आपको आईएसी आईडीसी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें कि समीकरण 1 मैंने इसको बता दिया। यहाँ पर जो कोसाइन के पद है वो एसी घटकों को दर्शाते हैं, अतः लोड पर कुल दिष्ट वोल्टता क्या होगी। देखिए अब मेरे को सिर्फ डीसी बतानी है, तो मैंने आपको अभी बताया कि डीसी के लिए सिर्फ पहला पद ही यूज होगा, क्योंकि यही डीसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो ईडीसी है, दिष्ट घटक जो है वो होंगे 2em अपॉन पाई, समीकरण नंबर होगी 2। और यहां से आप आईडीसी का मान ज्ञात करेंगे, तो आईडीसी बराबर क्या होता है 2im अपॉन पाई होता है, ये आप पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य में निकाल चुके हैं। और im बराबर होता है em बटे आर प्लस आर एल। ये जो आर है वो यहाँ पे जो आपका डायोड है उनका मिक्स प्रतिरोध होता है, और इस कंडीशन में यहाँ पर जो लोड प्रतिरोध है इस आर से काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो यहाँ पर आर को है वो नेग्लिजिबल मान लिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ आर एल बचेगा, यानी em बटे आर एल बचेगा im के बराबर। तो यहाँ पर जो im था इसकी जगह मैंने लिख दिया em बटे आर एल, और 2 अपॉन पाई पहले से है यहाँ पर, तो ये समीकरण 3 आ जाएगी। आईडीसी का मान आ जाएगा 2em अपॉन पाई आर एल, समीकरण नंबर आएगी 3। अब जैसे मैंने आईडीसी का मान ज्ञात किया वैसे ही आपको आईएसी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन इसी समीकरण का यूज करते हुए आप सिर्फ इस पद का यूज कर सकते हैं, आगे की पद को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस सेकंड स्टेप से आप आईएसी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये आपका एक एसी घटक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें ये जो ग्राफ है वो इस टाइप से आता है, पाई 2 पाई 3 पाई पे इस तरीके से आता है, ओमेगा टी यहाँ पे जो आपका कलांतर है। यहाँ पे देखें ये वी नोट इस टाइप से आपको मिलेगा, ये इसकी वैल्यू है, लेकिन जो आई नोट मिलेगी इंडक्टर की वजह से वो ऑलमोस्ट डीसी में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, न तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी न बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, यानी लगभग एक डीसी वेव की तरह वो प्राप्त होती है। अब आपको पता है कि जो कोस और साइन होते हैं, चाहे वो साइन हो या कोस हो, उनकी वेव है वो इस टाइप से होती है, कोस की होती है इस टाइप से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी वेव ऊपर चलेगी उतनी ही वेव नीचे चलेगी, यानी जितना मैग्नीट्यूड प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा। तो इनका जब हम टोटल निकालेंगे, क्योंकि डीसी तो इनके मिड में होगी ना, तो डीसी के लिए आप इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, और एवरेज अगर आप निकालेंगे तो कोस का तो एवरेज यहाँ पे 0 आएगा। तो इस 0 आने की वजह से हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। यानी पहले आपका जो फंक्शन है उसका आप स्क्वायर करें, फिर उसका मीन निकालें और फिर उसका रूट लगा दें, जैसा कि आपने जो आरएमएस वैल्यू ज्ञात की थी अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में, पूर्ण तरंग में, सेतु दिष्ट कार्य में, वही वैल्यू होती है, उसी टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको आरएमएस वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिष्ट कार्य की जो निर्गत वोल्टता है उसमें एसी का आरएमएस मान निकालना पड़ेगा आपको। तो आरएमएस मान के लिए ईएसी घटक हो जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका दूसरा स्टेप है, यहाँ पे देखें ये जो पद है यहाँ से आपको
ये एसी घटक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपने यहाँ से उठा लिया एसी के लिए। यहाँ पे आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो इस फूरियर प्रसार में समीकरण में आता है। आपको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ई ए सी बराबर आपका क्या होगा, 4 EM/3 cos 2 ओमेगा टी। तो अब हमें यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हमें यहाँ पर उसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही एसी वैल्यू होती हैं, एसी घटक में वही आती हैं। तो आरएमएस ज्ञात करने के लिए आपको अगर ध्यान हो थोड़ा सा, तो हमने पहले ऐसे निकाला था कि ई आरएमएस इस तरीके से जो हम मान निकालते थे 1/t 0 से t, इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला लिखा था IDT EDT, जो भी करंट की वैल्यू निकाली थी, और फिर हमने इसका इधर अंडर रूट कर दिया था, तो हमें आरएमएस वैल्यू मिली थी, वो चाहे करंट की हो और चाहे वोल्टेज की हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम औसत मान निकालते हैं, फिर उसके बाद हम उसका रूट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर, यानी पहले स्क्वायर करें फिर उसका मीन यानी एवरेज निकालें फिर रूट लगाएं। तो जो cos 2 ओमेगा टी है इसका पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप इसका मीन यानी कि एवरेज निकालेंगे। और आप ये जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी या साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो होता है 1/2। आप चाहें तो इसको अपने फॉर्मूले में रख के सोल्व भी कर सकते हैं, और जब इसके ऊपर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ इस प्रकार से हमारे पास cos 2 ओमेगा टी का जो मान है EAC के साथ वो आएगा 4 EM/3 इंटू 1/√2, समीकरण नंबर हो जाएंगे 4। ये आ गया EAC का मान। अब यहाँ से मेरे को IAC का मान निकालना है करंट का। यहाँ EAC RL और जो कुंडली है उसके संयोजन पर आरोपित होती है, यानी जो आगे दोनों जुड़े होते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से जो L जुड़ा हुआ है, आगे है लोड प्रतिरोध, तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है वो कुंडली का भी आएगा और आपका लोड प्रतिरोध का भी आएगा। तो यहाँ पर IAC का मान किस तरीके से निकालोगे, IAC बराबर क्या होगा, आपका जो टोटल EAC है वो और अपॉन टोटल प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध जब सर्किट में दो होते हैं, यानी देखें जब सर्किट में सिर्फ R होता है तो आप R ऐड कर देते हैं, V/R जैसे करते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होती है, √R² प्लस XL माइनस XC की होल स्क्वायर या XC माइनस XL की होल स्क्वायर, जिसका भी फेज बड़ा है उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस हो जाते हैं, ये प्रतिबाधा का मान होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ इंडक्टर है, यानी कि XL की स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपकी समीकरण क्या बनेगी, Z बराबर √R² प्लस XL², ये आपका यहाँ पे मान बनेगा। अब R की जगह आपके पास RL है और XL का मान क्या होता है, ओमेगा L होता है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा² L² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 और आ रहा है गुणा में, तो वो कैसे आएगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें ध्यान से, 2 ओमेगा टी आवर्ती डबल है, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा कब होता है, जब आवर्ती सिंगल होती है, और यहाँ पर 2 ओमेगा है, इसका मतलब ये 2 ओमेगा L यहाँ पर हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि XL बराबर ओमेगा L होता है, बट हेयर 2 ओमेगा है हमारे पास, तो XL बराबर यहाँ पे 2 ओमेगा L रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर L², जो कि आएगा बटे में। तो यहाँ पर 4 EM/3 ये तो आ गया आपका EAC का मान, और अपॉन में ये लग गया, यानी गुणा में लिखा है मैंने 1 अपॉन करके इसको। यहाँ से आप देख सकते हो 4 EM/3 और अंडर रूट में एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज नेगलेक्ट माननी है, वो ये है कि जो ओमेगा L था वो काफी ज्यादा बड़ा है RL से, तो RL उसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने सबसे पहले लिखा था, देखें यहाँ पर उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली जोड़ते हैं, उच्च प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व अगर उच्च है तो उसका XL का मान, उसका ओमेगा L का मान भी तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर ओमेगा L काफी ग्रेटर देन होगा RL से, तो ये RL यहाँ से है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट लगा है, अंदर है 4 ओमेगा² L², तो 2 ओमेगा L यहाँ से बाहर आ जाएगा, वो आएगा IAC का मान 4 EM/3 इंटू 2 ओमेगा L, समीकरण नंबर आ गई 5। अब हमारे पास IAC का मान भी आ गया, और यहाँ से देख सकते हो IDC का मान भी आ गया था। अब इन दोनों की सहायता से हम ओर्मिका गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो रिपल फैक्टर R क्या होता है, IAC/IDC होता है। दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे तो R बराबर क्या आएगा,
ये मैंने रखा IAC का मान 4 EM/3 π√2 इंटू 2 ओमेगा L जो अभी निकाला है, इनटू में जो IDC का मान रखोगे तो ये 2 EM ऊपर होता है तो फॉर्मूला यहाँ पे पलट जाएगा क्योंकि बटे में रखना है। पाई RL/2 EM बन जाएगा, EM से ये EM कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 ये जो 4 हो गए ये इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका RL बचेगा ऊपर, R बराबर बचेगा RL, नीचे बचेगा 3√2 और ओमेगा L। यहाँ से जब आप 1/3√2 को सोल्व करेंगे तो आएगा 0.236, ठीक है, और बटे में आएगा ओमेगा L। ये जो RL है मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया है, इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R बराबर 0.236 अपॉन ओमेगा L और जो RL है वो ऊपर मल्टीप्लाई में रह जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो। तो R जो है वो RL के समानुपाती आ रहा है, यहाँ से देखें इस फॉर्मूले से देख सकते हो समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि RL का मान अगर बढ़ेगा तो ओर्मिका गुणांक का मान बढ़ेगा, RL का मान घटेगा तो ओर्मिका गुणांक का मान घटेगा। जबकि जो शंट कैपेसिटर हमने पढ़ा था इससे पहले वाला फिल्टर, उसमें इसका उल्टा होता है, उसमें RL बढ़ाने से ओर्मिका गुणांक घटता है और RL घटाने से ओर्मिका गुणांक बढ़ता है। तो ये जो फिल्टर आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर वो शंट कैपेसिटर फिल्टर के अपोजिट वर्क करता है। तो यहाँ पर आपके पास ओर्मिका गुणांक का मान आता है ये, और दो वैल्यू हमने अर्ध तरंग के लिए पूर्ण तरंग के लिए निकाली थी अपने शंट कैपेसिटर के अंदर, उसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम L सेक्शन और पाई सेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, 2 पार्ट इनके भी बनेंगे, फिर आपकी फिल्टर वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए क्योंकि लगातार आपके नोट्स के साथ आपकी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो कंप्लीट हो रही हैं। लगभग हम 2 यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे भी यूनिट को कंप्लीट करते रहेंगे नोट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।